जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे, फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की क्लास बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आपको प्रतिशत पता होना चाहिए कि कितना प्रतिशत गैस वायुमंडल में है। वैसे तो सभी को पता ही है, सभी जानते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, सभी जानते हैं नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का हम 78% सबसे ज्यादा वायुमंडल में। हाँ बिल्कुल, ओम नाम से लग रहा था मुझे कि नए नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वागत है क्लास में, वेलकम ओम। चलिए तो हाँ, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ओम। तो अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई है तो उसकी टेंशन ना लेना, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। इसको पढ़ने से मतलब पुराने अगर आपने नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑक्सीजन आज पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये भी आपको समझ में आ जाएगी। ऑक्सीजन का 20.9 है तो हम इसको 21% कंसिडर करके चलते हैं। 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है, पहला नाइट्रोजन का है। तीसरे नंबर पर आर्गन पाई जाती है, आर्गन। आर्गन कितनी? 0.09%। उसके बाद कौन सी गैसें? दूसरी गैसें हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे सभी जानते हैं, बहुत इजी है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो टेंशन लेके मत पढ़ो, बिल्कुल आराम से आनंद लेके मजे लेके पढ़ो, समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है क्लास में, आप लाइव क्लास ले रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई सी चीज तो आप पूछ सकते हो, नोट्स बना लेना, साथ साथ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सभी से निवेदन है कि नोट्स बना लेना, है ना। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स खुद के बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उससे आपको और अच्छे से समझ में भी आता है और रिवीजन में हेल्प मिल जाती है। जब भी कोई सा भी एग्जाम, टेस्ट पेपर, रिवीजन कुछ भी करने जाओगे तो आपकी कॉपी आपके हाथ में रहेगी, फटाफट पन्ने पलटाओगे, टॉपिक का नाम देखा, आंसर देख लोगे क्या था, है ना। तो नोट्स बनाते रहना। चलिए ऑक्सीजन हम पढ़ने वाले हैं जिसका परसेंटेज 21% इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कहां पर है पीरियोडिक टेबल में? अगर देखी जाए तो 16 जो वर्ग है, ग्रुप 16 जो है वहां पर पाई जाती है सबसे ऊपर, और इससे नीचे वाले मतलब इस वाले ब्लॉक को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। 16 नंबर वर्ग 16 ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सभी को याद होना चाहिए, कितना है? परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु क्रमांक इसका 8 है। वैसे तो 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक और कम से कम 20 तक के एटॉमिक मासेस आपको याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक से याद भी करवाए हैं केमिस्ट्री में, याद कर लेना, है ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है चंदन, नोट्स कंप्लीट है ना तो रिवीजन में मजे आ जाएंगे। चलो, और इसका सिंबल तो सभी जानते हैं, एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कितना है? 15.99999, दैट मीन्स 16 हम लेकर चलते हैं धनंजय, बिल्कुल 16 ओवरऑल 16 मान के चलते हैं। इसका क्या? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। चलो वैसे तो इतने सारे क्वेश्चन हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं तो सभी को 16 तो याद होगा ही होगा और 8 भी याद होगा, है ना। पूरी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है अब तो। चलिए अब इसके हम भौतिक गुण देख लेते हैं, है ना। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं चंदन, इतना भी पता है तो अच्छी बात है, वैसे इतना नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चंदन, शुरू से क्लास कर रहे हो, फिर अभी अभी क्लास में क्यों आने लगे? कुछ टाइम पहले से तुम क्लास में पार्टिसिपेट करने लगे, आंसर देने लगे, बाकी टाइम कहाँ थे? चलो कोई बात नहीं, एनीवे सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है।
इसके भौतिक गुण हम देख लेते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार भी नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था कि रंगहीन है, स्वादहीन है, ऐसा होता है वैसा होता है, 4-5 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें पूछा था कि इसमें से नाइट्रोजन के बारे में क्या सत्य है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था ना। तो किसी भी का भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से पूछा जा सकता है, या फिर जो आपकी ऑक्सीजन है इसके गुण, भौतिक गुण या प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं, तो क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, गंधहीन है, रंगहीन है, रंग है ना, रंग का र गायब हो गया है, गहीन नहीं, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ना तो कोई रंग है, सेम टू सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, मतलब पूरी नहीं, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ना कोई स्वाद, ना कोई गंध और ना ही कोई इसका कलर होता है, ठीक है। तो एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। देखो बच्चे भी कैसे मजे लेते रहते हैं मैडम की क्लास में, नाम चेंज कर लेते हैं और फिर मजे लेते हैं मैडम के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हेवियर देन एटमॉस्फेरिक एयर, अब मैंने कल ही बताया था आपको, जिनको नहीं पता बता दूं, कितनी भारी है बताओ। सभी बच्चे जिन्होंने कल की हाइड्रोजन की क्लास अटेंड करी है, मुझे सभी बताओ कि जो ऑक्सीजन है हवा यानी कि एयर की कितने गुना भारी है। ये क्या है, हवा से भारी है ऑक्सीजन, पर कितने गुना है फटाफट से बताओ। चलो कितने गुना भारी है, सभी बच्चे मुझे आंसर देने, मैंने कल ही सिखाया था। और ये भी याद रख लो, इसका 29 मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका एटॉमिक वेट अगर आपको पता है 14, ठीक है, करेक्ट है। कल तो हाइड्रोजन का 14 निकाला था, ये भी 14 निकलेगी, सेम एज इट इज इट करेक्ट। चलो निकालते हैं कितने गुना भारी है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो ऑक्सीजन है ना, इस फॉर्म में मिलती है, तो इसका कितना होगा, 16 दूना 32, ये 32 है और ये 29 है। अब देखो कितना चेंज आ रहा है, कितने गुना जा रही है, 14 गुना कहां से आ जाएगी, कहां से आएगी, 16 मत लेना, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है और इसका कितना है 29 है। तो कितने गुना भारी होगी ऑक्सीजन हवा से, ये इससे कितनी हल्की होगी, कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिवाइड करेंगे तो लगभग, ठीक है। देखो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग। अगर इसको हम इससे डिवाइड भी करें, 32 को 29 या इसको ओवरऑल 30 भी मान लो, तो भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो 1 पॉइंट, अगर 29 को 32 से आप कैलकुलेटर वगैरह हो तो उससे डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग कुछ हेवी है ना, 1 पॉइंट समथिंग, 14 तो है ही नहीं। देखो लेक्चर की लिमिट नहीं होती है ओम, हमारे लेक्चर की कोई लिमिट नहीं होती कि हमें 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है। हमारा क्या एम रहता है कि हमें आज ऑक्सीजन कंप्लीट करना है, वो आधे घंटे में हो जाए चाहे 1 घंटे में हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम फिक्स नहीं रहता हमारी क्लास का, कभी 1 भी हो जाता है, कभी 1.5 भी, कभी 2 भी, और ज्यादा हो तो 2.5 घंटे भी हो जाते हैं, है ना। चलो फटाफट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये हेवी होती है, ध्यान रखना, हेवियर देन एटमॉस्फेरिक एयर कितनी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, 1.4 समथिंग कुछ आएगा। तो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिखो, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, इतना टाइम नहीं, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगी। 1 पॉइंट समथिंग कुछ हेवी है। और आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स आर ब्लू इन कलर, हल्के नीले रंग की होती है जब ऑक्सीजन लिक्विड और सॉलिड, ऑक्सीजन को लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी चेंज किया जा सकता है। तो जो ऑक्सीजन है नॉर्मल, अगर गैस की बात करें तो रंगहीन है, कलरलेस है, लेकिन अगर इसको लिक्विफाइड कर दिया जाए, मतलब लिक्विड में चेंज कर दिया जाए और सॉलिड में चेंज कर दिया जाए, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का नीला कलर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये ठंडे पानी में आसानी से घुलनशील है, मतलब वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है या नहीं है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पानी के अंदर कितने सारे जीव जंतु ऑक्सीजन का यूज करते हैं, छोड़ते हैं, जो भी है पानी में घुलनशील है ये, है ना।
पानी में घुलनशील है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या करती है? हाँ, वही लिखा हुआ है, लिक्विड करोगे या सॉलिड स्टेट में चेंज करोगे तो ब्लू कलर की हो जाती है। मतलब इसमें इन स्टेट में इसका कलर जो होता है वैसे तो कलरलेस होती है, लेकिन लिक्विड बना दोगे इसको, गैस से लिक्विड में चेंज कर दोगे, सॉलिड में इसका कलर हल्का नीला होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बर्न नहीं होती, खुद नहीं जलती, लेकिन कंबशन में हेल्प करती, जलने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती कोई सी चीजें, तो ऑक्सीजन जलने में सहायक है, दहन करवाती है ये, है ना। दहन की रिएक्शन में हम प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं, उसका क्या मतलब? कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनती है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मतलब कार्बन को जला देती है और गैस निकल देती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलने में सहायक है, रंगहीन है, वायु से भारी है, कितने गुना? 1.4 समथिंग है, निकालना वैल्यू। और अगर इसको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस और द्रव अवस्था में करोगे तो इसका कलर नीला, हल्का नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन क्या है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आपको पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्या मतलब होता है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का क्या मतलब है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जिसे हम बोलते हैं, इसको अनुचुंबकीय और ये होगा प्रतिचुंबकीय। हम ऐसा बोल रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय है। बाय चांस भूल जाओ या फिर कुछ भी और किसी का भी अगर आपको याद रखना हो, किसी का भी आपसे पूछ ले कि बताओ ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, तो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। देखो जैसे मैं ऑक्सीजन का निकालती हूँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। अब मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करती हूँ, पता है ना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इतना पता है ना सभी को, अफबाऊ का नियम सभी ने पढ़ लिया होगा। पहले 1s में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, उसके बाद 3s का नंबर आता है। अगर नहीं पता है तो अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका एक बार देख लेना, 3-4 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। और जो अभी नए बच्चे हैं वो इतना ध्यान रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में जाते हैं, उसके बाद 2s में जाएंगे, उसके बाद 2p का नंबर आता है और 3s का नंबर आता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 तो भर दिए, 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्या देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अकेले अकेले है, सिंगल है, मतलब इनके साथ पेयरिंग नहीं है, इनके साथ कोई युग्म नहीं बना रहा, दोनों अकेले बैठे हुए हैं। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो समझ लेना वो एलिमेंट, वो तत्व क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जो कोई जोड़ा नहीं बना रहे, अकेले अकेले पड़े, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर दिखे तो इसका मतलब क्या है? वो एलिमेंट आपका क्या है? वो तत्व आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। आई बात समझ में? कैसे पता करोगे अनुचुंबकीय है या नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन भर दो, अगर सिंगल वाले एक भी मिल गए तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? अनुचुंबकीय होते क्या एक्चुअली में? तो अनुचुंबकीय वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब उनके पास में अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र लाया जाए तो वो क्या होते हैं? थोड़े से उससे क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वाले जो होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, थोड़े से
आकर्षित होते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र इनके आसपास लगा दिया जाए तो थोड़े से आकर्षित होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आने पर, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, आकर्षित होते, थोड़े से आकर्षित होते, आकर्षित होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, वो बात करेंगे अभी हम। शीले और प्रिस्टले, कल मैंने क्लास में प्रिस्टले बताया था, आई थिंक उसमें शीला ऑप्शन था, वो करेक्ट होगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। ये पैरामैग्नेटिक होती है, अनुचुंबकीय कैसे पहचानोगे? अनुचुंबकीय समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। अब मान ले जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भरने जाएंगे तो 2s में भर देंगे, 2 इस s में भरेंगे, है ना, और 3 p में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3s 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 1s 2s और 2p में। अब देखो इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब पेयर में नहीं है, सब क्या है, अनपेयर्ड नहीं है, मतलब अयुग्मित नहीं है, सब युग्म बना रहे हैं, सभी जोड़े में है, सभी पेयर में है। तो ये क्या हुआ, ये मैग्नीशियम क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये क्या होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की मैं अगर बात करूं तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। बाय चांस कभी किसी का पूछ ले और भूल जाओ कि ये अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप बता सकते हो कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। और ये वाले जो होते हैं इनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएं तो ये रिपल होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ये रिपल होते हैं, रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्ट बहुत जगह काम में आ जाएगा आपको। ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। आ गई बात समझ में? तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या है, क्या है, अनुचुंबकीय। क्यों? और बाय चांस अगर रीजन पूछ लिया जाए, बाय चांस अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए, चलो आपने ये पढ़ लिया, रट लिया कि ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है, और बाय चांस आपसे कारण पूछ लिया जाए कि क्या कारण है, तो क्या बोलोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अब नहीं भूलोगे। इट एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, डाई ऑक्सीजन, ओजोन और टेट्रा ऑक्सीजन। 3 अपरूप है इसके, 3 फॉर्म में ये मिलती है। एक तो ऑक्सीजन जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलती है, ओजोन के बारे में हम बात करेंगे, और O4 यानी कि टेट्रा ऑक्सीजन। 4 है तो टेट्रा ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। इन 3 अपरूपों में हर किसी का अपरूप आपको मिलेगा। कार्बन के अपरूप भी हम पढ़ते हैं, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, इस तरह से ये ऑक्सीजन के 3 अपरूप हैं। एलोट्रॉप्स आर दी ऑक्सीजन, 3 एलोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद इसके आइसोटॉप्स बहुत सारे हैं, लेकिन 3 स्टेबल वाले हैं, यानी कि 3 स्थिर समस्थानिक हैं, O16, O17 और O18 आइसोटॉप्स हैं इसके जो स्टेबल हैं, स्थिर हैं। ठीक है, क्या फुलफिल नोट? आ गई बात समझ में? चलो अब इसकी खोज और नाम से रिलेटेड बातें कर लेते हैं हम। इसकी खोज किसने करी थी, कब करी थी, डिस्कवरी कब हुई थी इसकी, है ना, यहां पढ़ा देती हूँ। चल, तो डिस्कवरी तो आप बता चुके हो। 2 साइंटिस्ट के नाम के बीच में जंग छिड़ जाती है जब भी डिस्कवरी की बात करते हैं, है ना, डिस्कवरी। तो इसकी जो डिस्कवरी यानी कि खोज है,
सबसे पहले अगर बात करें तो कब, जैसे कि आप बता रहे हो, कब 1772, 1772 में, 1772 में शीले ने करी थी। और 1774 में किसने करी थी? प्रिस्टले ने, प्रिस्टले। ठीक है, तो किसको मानोगे, किसको मानोगे खोजकर्ता? इसको मानोगे या इसको मानोगे? शीले को। अब कल ही क्लास में गलत हो गया क्वेश्चन, देखो, आई थिंक शीले था ऑप्शन उसमें। ठीक है, तो शीले और प्रिस्टले दोनों में से किसको मानोगे? सबसे पहले खोज किसने करी? शीले ने करी। तो बाय चांस एग्जाम में अगर शीले का नाम ना दे तो प्रिस्टले पे टिक कर देना, लेकिन अगर दोनों ही मिले तो सबसे पहले शीले पे टिक करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको पढ़ने को मिलते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना? बिल्कुल। तो जो प्रिस्टले हैं उन्होंने 74 में और शीले ने 72 में करी थी, तो हम किसको मानेंगे? शीले को मानेंगे। दोनों के नाम दिए हो तो सबसे पहले शीले पे टिक करना। क्यों, कहाँ के साइंटिस्ट है, कहाँ के नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए और पहले किसने करी, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम किसने दिया था? इसका नामकरण की ये ऑक्सीजन है, नाम किसने दिया था? लेवोइजियर, लेवोइजियर, एंटोनी लेवोइजियर, एंटोनी। ठीक है, तो नाम दिया था एंटोनी जी ने, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, शीला, शीला नहीं शीला नहीं भाई, शीले जी। ठीक है, चलो एनीवे शीला के नाम से याद रखोगे आप क्या? ऑक्सीजन की खोज शीला ने करी। डेट वेट मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नामकरण किसने किया वही आपको याद रखना है। हाँ, 1977, 74, ये डेट कोई मायने नहीं रखती, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाली डेट जरूर इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि आगे पीछे किसने करा इसके लिए। ठीक है, चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई। स्वादहीन रंगहीन वायुमंडल की जो हवा है उससे भारी होती है, कितने गुना? 1.4 समथिंग कुछ। लिक्विड सॉलिड फॉर्म में इसका कलर ब्लू कलर होता है और ये पानी में घुलनशील है। और ये ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है। कहीं पर आग लगे तो ऑक्सीजन मत छिड़क देना, ऑक्सीजन का सिलेंडर मत चालू कर देना, नहीं तो और आग भड़क जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय, मैं बता चुकी हूँ। अनुचुंबकीय का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल एलिमेंट बोलते हैं, मटेरियल के एलिमेंट बोलते हैं। 3 एलोट्रॉप्स हैं इसके, ऑक्सीजन, ओजोन और टेट्रा ऑक्सीजन। स्टेबल आइसोटोप्स है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, समझ में आ गया सभी को? चलो अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल बेसिक है और पढ़ने और याद करने जैसी चीजें हैं। किसने खोज करी, कब करी, नामकरण किसने दिया, कैसे इसके गुण हैं। अब रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन हम किससे, हाइड्रोकार्बन से करते हैं, अब वो हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो सकता है, संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने जाओगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएंगे, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देंगे। हमेशा किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम? बर्न हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मीथेन ली, मैंने ली मीथेन। मीथेन क्या है? एक सेचुरेटेड वाला है, सेचुरेटेड है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड होता है। संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त, सेचुरेटेड बोलते हैं। जैसे मान लो मीथेन है ना, एल्केन की कैटेगरी वाले सारे क्या हैं? एल्केन सारे क्या हैं? संतृप्त हैं। तो इसकी जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाऊंगी तो ये जल जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। हमेशा ऐसा ही होता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? थोड़ी सी हीट मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हाँ, सभी हमने
मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देख तो ली, वही तो यहाँ रिवाइज करना है, बस रिवाइज ही करना है, सभी सब कुछ रिवाइज करना है। हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी, पर ये है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। आनाकानी मत करना, कम से कम एक और एक से ज्यादा टॉपिक एक दिन में कवर करोगे तब जाके होगा। एक टॉपिक तो कम से कम करना ही है, कौन सा भी दिन हो। जैसे इसी का ही एक एग्जाम्पल है हमारा, क्या, ग्लूकोज C6H12O6, इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O, लाइट में, रेस्पिरेशन है, सॉरी, श्वसन में। तो हर एक, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, बाई चांस कभी पूछ ले कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बनों का सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी देते हैं, है ना। चलो अभी रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्या होता है, क्या करते हैं, मेटल के साथ जब हम भी रिएक्शन कराते हैं, किसकी, ऑक्सीजन की, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं ना, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि जब हम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करो, और ये जो ऑक्साइड है कैसे होते हैं नॉर्मली, बताओ जल्दी से, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। अच्छा क्या हो गया था, ऐसे गाड़ी के पीछे बैठे थे या खुद ही चला रहे थे। देखो आर्मी में जब तक सिलेक्शन ना हो ना, रिस्क मत लिया करो, हाथ पैर मत तोड़ लेना, नहीं तो सारी मेहनत करी कराई धरी धराई रह जाएगी, है ना। सभी बच्चे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता तब तक कोई स्टंट ना करे, कोई रिस्क ना ले अपने बॉडी के साथ। चलो तो ये हम ऑलरेडी मेटल में पढ़ चुके हैं। हाँ, और कैसे ऑक्साइड होते हैं, कैसे ऑक्साइड बनाती है, बेसिक क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। सभी को याद रखना है, ये वाला गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल यहां पर लिखती हूं मैं, मैग्नीशियम की मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराऊंगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की कैटेगरी कैसी होती है, कैसी होगी, बेसिक होगी। अब इसमें कुछ हमने एक्सेप्शन देखे थे, एक्सेप्शन भी सभी को याद है, जिंक हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ये सारे ऑक्साइड, टीन भी ऐड कर लेना, उसमें SN भी ऐड कर लेना। ये सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाए। मतलब कभी एसिडिक दिखाते हैं अपना गुण और कभी बेसिक दिखाते हैं, कभी अम्लीय और कभी क्षारीय, ठीक है, उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। लेकिन जनरल कंडीशन में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अब नॉन मेटल की बात कर लो, सेम एज इट इज नॉन मेटल में भी ऑक्साइड ही बनाएगी। नॉन मेटल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन की तो क्या बनते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। अधात्विक ऑक्साइड बनेंगे, अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। और ये अधात्विक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड ही बनाती हैं। कैसे वाले बनाती हैं, कैसे वाले बनाएगी, एसिडिक वाले बनाएगी, है ना। जैसे सल्फर का एग्जाम्पल लिया था हमने, वही लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, एक अधातु है, और इसके हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि क्या होगी, इसका नेचर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड एसिडिक यानी कि अम्लीय होते हैं। अब इसमें भी हमने एक्सेप्शन लिखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी तो न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन कौन से थे, फटाफट से याद कर लो, रिवाइज कर लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल कौन कौन से थे, न्यूट्रल के नाम यहां पर मैं अलग से लिख देती हूं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी,
पानी का इस बार एग्जाम में शायद पूछा भी था। कैसा ऑक्साइड है ये? क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है। तो हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि अधातु है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाएगी वो अम्लीय बनाएगी, लेकिन ये एक्सेप्शन वाले हैं, इनको लिख लेना। ये न्यूट्रल होते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन वाले हैं, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। और ये तो हम ऑलरेडी इसके तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सभी जानते हैं अच्छे से। अब हम यूज देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। ऑक्सीजन के उपयोग हमें कहाँ कहाँ होते हैं। इसके पहले ऑक्सीजन की एक और प्रॉपर्टी की, ऑक्सीजन की जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी है ना, यहां पर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो। क्या? ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है बताओ? ऑक्सीजन अम्लीय होती है, क्षारीय होती है? कैसी होती है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन आपकी न्यूट्रल होती है। ऑक्सीजन कैसी होती है? न्यूट्रल होती है, यानी कि उदासीन होती है, ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। ठीक है, इसके गुण में, इसके भौतिक गुणों में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, मुझे याद आ गया। ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है? ऑक्सीजन न्यूट्रल होती है, ना तो अम्लीय होगी ना ही क्षारीय होगी। नॉट एसिडिक नॉर बेसिक, ओनली न्यूट्रल। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। भौतिक गुण समझ में आ गए सभी को? रासायनिक गुण समझ में आए कि नहीं आए? देखो, रासायनिक गुण में हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन करके क्या मिलता है, यही रासायनिक गुण होते हैं। तो ये जो है हाइड्रोकार्बनों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाती है ऑक्सीजन, और धातुओं के साथ और अधातुओं के साथ ऑक्साइड बनाती है। लेकिन धातुओं वाले ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल यानी कि अधातु के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय होते हैं। एक्सेप्शन लिखे हैं नीचे, वो जरूर याद करना, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपवाद क्या क्या है? ठीक है, चलो अब यूजेस देख लेते हैं। ऑक्सीजन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो आपने ऑक्सी एसिटिलीन जो टॉर्च है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा के रखा है ताकि आपको अजीब सा ना लगे कि ये ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च क्या है, क्या इससे लाइट से देखते हैं क्या मैम? ऐसा नहीं, ये वेल्डिंग वाला जो है ना इस तरह का अपैरेटस, ये टॉर्च है। इसमें इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। इसका उपयोग धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च यूज करते हैं ना, हम इसको बोलते हैं, ये है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। इसके अंदर उपयोग की जाती है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण यूज है ऑक्सीजन का, ये इंपॉर्टेंट यूज है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आर्मी की एग्जामों में। ठीक है, इसके अलावा इट इज यूज टू रिमूव कार्बन इंप्यूरिटीज फ्रॉम द स्टील ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन। तो जब स्टील बनाया जाता है ना, तो स्टील को बनाते समय ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं इम्प्यूरिटी, गंदगी को हटाने के लिए, स्टील में से निकालने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट यूज है ऑक्सीजन के। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड पाउडर्ड चारकोल इज यूज्ड एन एक्सप्लोजिव। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन और चारकोल का पढ़ा था ना, इसी तरह से ऑक्सीजन, और वो भी कौन सी? लिक्विड वाली, और चारकोल यानी कि कार्बन, चारकोल, इसका मिश्रण किसकी तरह यूज करते हैं? विस्फोटक की तरह यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव की तरह यूज करते हैं। और इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है, इसका मिश्रण हम रॉकेट फ्यूल में करते हैं, यानी कि द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का जो मिश्रण है उसे हम रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, रॉकेट में ईंधन के लिए यूज करते हैं। जहां पर ऑक्सीजन का काम क्या बताया था मैंने? ऑक्सीकारक है, मतलब आग लगाने का काम करेगी, ये ऑक्सीकारक की तरह काम करती है, ऑक्सीकारक की तरह काम करती है, और ये ईंधन की तरह काम करता है, एज ए फ्यूल काम करता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हाँ भाई, जल्दी से मिल जाएगी, देखो टाइम लगता है ना, मैं पीडीएफ नहीं डालती, पीडीएफ डालने का काम सर का है, जैसे ही मैं एक्सपोर्ट कर दूंगी वो कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे। तो अभी
देखो पीडीएफ की जल्दी है ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, जो बच्चे पीडीएफ सोचते कि ये तो पीडीएफ है हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार हर एक क्लास की पीडीएफ बिना क्लास को देखे मत पढ़ना, गड़बड़ कर दोगे, बहुत सारी चीजें छूट जाती है जो मैं खुद बताती हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो एक बार जरूर क्लास देखें, उसके बाद पीडीएफ को रेफर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक बार क्लास देख लेना, उसके बाद ही पीडीएफ पर ध्यान दिया करो। तो क्या है, किसकी तरह यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन और पाउडर चारकोल का हम विस्फोटक एक्सप्लोजिव की तरह, और लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हम रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइजर यानी कि ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं अभी। मतलब रॉकेट ईंधन में लिक्विड ऑक्सीजन यूज की जाती है लिक्विड हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीकारक, यहाँ पर ऑक्सीडेंट लिखा ना, इसको ऑक्सीकारक कर लेना हिंदी वाले बच्चे, ऑक्सीकारक आग लगाता है ना। ईंधन को जलाने के लिए कहीं से कहीं पर ऑक्सीजन तो चाहिए ना, बिना ऑक्सीजन के जलना नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द सिंथेटिक ऑफ एथिलीन ऑक्साइड और मेथेनॉल एंड अमोनिया, इनके बनाने में भी, ऑर्गेनिक मैटर बनाने, कौन सा ऑर्गेनिक पदार्थ बनाने में, कंपाउंड बनाने में, यौगिक बनाने में, ऑर्गेनिक और कार्बनिक यौगिक बनाने में यूज किया जाता है, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड और मैथेनॉल, और अमोनिया के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाले दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देती हूं, कभी बाय चांस छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये स्टार, ये वाला स्टार है ना, ये स्टार और ये स्टार, स्टार स्टार लगा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इन हॉस्पिटल, कोविड के बाद तो सभी को समझ में आ गया कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तो इंसान जी ही नहीं सकता। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना मिले तो सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा हम लोगों को। तो कोविड में सिलेंडर कि कितनी हेराफेरी हुई है, बहुत सारे मरीजों की जान भी गई है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, वो है ना। देखो क्या होता है, हॉस्पिटल का जो सिलेंडर होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पेशेंट को दी जाती है एज अ कार्बोजेन, है ना। कार्बोजेन के नाम से इसे कार्बोजेन बोलते हैं, पेशेंट को दी जाती है। और सिलेंडर जो आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है, उसमें भी ऑक्सीजन यूज की जाती है सिलेंडर में, सभी को पता है, कॉमन बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूज समझ में आ रहे हैं सभी को, उपयोग समझ में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाले स्टार लगा लेना बिल्कुल, ये भी स्टार, और हाँ स्टार वाले तो मैं यूज मार्क कर ही रही हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप किसको बनाएंगे कैसे, सभी को समझ में आ गया। भौतिक गुण समझ में आ गए। रासायनिक गुण में आपको सिर्फ कितनी 3 चीजें याद रखनी है, एक तो हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया, एक मेटल के साथ अभिक्रिया करती तो क्या बनाती, और एक नॉन मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया करती तो क्या बनाती। ठीक है, भौतिक गुण समझ में आ गए, किसने खोज करी समझ में आ गया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ से बनती है। वैसे तो बहुत सारी मेथड है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली मैंने यहाँ पर नोट करवा रही हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन यानी कि अपघटन अभिक्रिया करवाई जाती है। पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, किसकी उपस्थिति में डीकम्पोजिशन कराना है, उत्प्रेरक यूज करना है, कैटलिस्ट यूज करना है। कौन सा कैटलिस्ट, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, MnO2, क्या है ये, MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका डीकम्पोजिशन कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और यहां से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, एक तो ये मेथड है, किसका डीकम्पोजिशन कराया,
पोटेशियम क्लोरेट का। अब और किसके डीकंपोजिशन से बनती है? इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन थ्रू द डीकंपोजिशन ऑफ सॉल्ट। अगर आप लवणों का डीकंपोजिशन करोगे, ऑक्साइडों का डीकंपोजिशन करोगे, यानी कि अपघटन करोगे, पानी का भी अपघटन करोगे, तो क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। जैसे यहां पर ये किसका लिखा हुआ है? ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। इसका डीकंपोजिशन करा, अपघटन करा, तो सिल्वर अलग हो गया और ऑक्सीजन निकल गई। इसके अलावा पानी का एग्जाम्पल, वाटर वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पानी का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं ना, क्या करते हैं? विद्युत अपघटन, मतलब पानी में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इससे भी बना सकते हैं। लवणों का कर दो, ऑक्साइडों का कर दो, ये ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, और पानी का कर दो, इनका डीकंपोजिशन कर दो, अपघटन कर दो, तो भी ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। अब इसके बारे में तो सभी जानते हैं, हमारी जो धरती है, हमारी पृथ्वी है, उस पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलती है? फोटोसिंथेसिस से ही तो मिलती है, प्रकाश संश्लेषण। देखो, अगर आप ओम नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले एक चैप्टर बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पहले पढ़ लो, उसके बाद जीके पे स्विच करना। ठीक है, आ गई बात समझ में? पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जीके पे स्विच करना। और अगर एक दिन में 3 पढ़ सकते हो तो जीके भी पढ़ लो। प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों की लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस से मिल रही है, नेचुरल वाली। ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर विथ नाइट्रोजन, जो एयर है, हवा में मौजूद है ना, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, सब मौजूद है, तो उसका अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, मतलब प्रभाजी आसवन करोगे, तो भी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, है ना। द्रवीकृत वायु का आंशिक आसवन, जिसमें नाइट्रोजन वाष्प के रूप में निकल जाएगी और ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में रह जाती है, बच जाती है, वहां से भी आप ऑक्सीजन बना सकते हो। एक बार क्वेश्चन आया था, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, कि सेपरेशन ऑफ गैसेस कैसे किया जा सकता है, कौन सी विधि से सेपरेट किया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको एयर दे दूं, हवा दे दूं, तो उसमें से अलग अलग करना है मुझे गैसों को, हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, नाइट्रोजन अलग करना है, तो कौन सी विधि यूज करूंगी? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग इनके क्या होते हैं? क्वथनांक होते हैं, तो ये अलग अलग टाइम पे वाष्पित हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, और इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आ गई बात समझ में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन सी यूज करी? पोटेशियम क्लोरेट डीकंपोजिशन से ज्यादातर मिलती है, अपघटन कर दो, या फिर ऑक्साइड का, सॉल्ट का, पानी का अपघटन कर दो तो ऑक्सीजन मिलेगी, या फिर प्रकाश संश्लेषण से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में इससे मिलती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, किसका? हवा का। हवा जो है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, तो एक टाइम पर आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में। क्यों ओजोन इंपॉर्टेंट है? ओजोन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एलोट्रॉप है, अपरूप है, ऑक्सीजन का एक रूप है, और ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं तो ओजोन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, ओजोन क्या है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन क्यों जरूरी है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, पराबैंगनी प्रकाश को, मतलब सूरज की जो लाइट आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, धरती पर कम आने देती है, लिमिटेड ही आने देती है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादातर हमें क्या होता है? कैंसर का खतरा होता है। अगर हम ऐसे ही घूमेंगे धूप में तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा
आजकल आने लग गया है, क्योंकि ओजोन में छेद हो गया, ओजोन उसको रोक लेती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देती। इसीलिए ओजोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ओजोन की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ओजोन के क्या क्या गुण है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओजोन क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होती है, ऑक्सीजन का अत्यधिक अस्थिर त्रिपरमाणुक है ना। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, त्रिपरमाणविक गैस है ये, क्या है, ट्राई एटोमिक होती है, ट्राई एटोमिक, देखने से पता चल रहा है। ट्राई एटोमिक का मतलब ये, त्रिपरमाणविक का मतलब ये कि इसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए, इसलिए इसको त्रिपरमाणविक या फिर ट्राई एटोमिक हम बोलते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होती है, बहुत अनस्टेबल होती है, मतलब फिर से ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। रिवर्सिबल किससे बनती है, ऑक्सीजन से ही ओजोन बनती है, और ओजोन फिर से ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अनस्टेबल होती है ऑक्सीजन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए आयोनाइज्ड ऑक्सीजन किसको बोलेंगे, आयोनाइज्ड ऑक्सीजन का फॉर्मूला बता दो, तो आयोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या, ओजोन, किसको बोलेंगे, आयोनाइज्ड, आयनीकृत ऑक्सीजन, आयनीकृत ऑक्सीजन, क्या है आयनीकृत ऑक्सीजन, किसको बोलेंगे, ओजोन को, ओजोन होती है। आई बात समझ में, तो आयनीकृत ऑक्सीजन होती है ये। अब ओजोन का कलर कैसा होता है, तो ओजोन इज डार्क ब्लू इन कलर, नीले, गहरे नीले रंग की होती है। लेकिन ध्यान रखना, गैस की अगर मैं बात करूं, गैस यानी कि गैस फॉर्म में ये अलग रहेगी, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा कलर चेंज रहता है, द्रव में थोड़ा चेंज रहता है, और सॉलिड यानी कि ठोस में थोड़ा सा कलर चेंज होता है। गैस अवस्था में ये रहती है ना, तो गैस अवस्था में इसका कलर लाइट ब्लू होता है। क्या होता है, लाइट ब्लू, यानी कि हल्का नीला कलर होता है इसका। और अगर मैं किसकी, सॉलिड की बात करूं, तो डार्क ब्लू कलर होता है, ये डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू यानी कि गहरा नीला कलर, गहरा नीला कलर होता है। और अगर मैं इसकी लिक्विड वाले की बात करूं, तो ये डार्क वायलेट कलर की होती है, काले बैंगनी कलर की, गहरा बैंगनी कलर। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट पे इसके कलर हो गए। ओजोन की बात चल रही है, ओजोन का कलर, ऑक्सीजन का कलर कलरलेस होती है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो ब्लू कलर होता है, और उसी से ओजोन बनी है, तो ये भी ब्लू कलर। लेकिन अगर गैस में होगी तो हल्का नीला कलर, अगर सॉलिड में होगी तो डार्क नीला कलर, और अगर लिक्विड में होगी, द्रव में होगी, तो बैंगनी कलर डार्क वाला होता है। इसको हम बोलते हैं ना, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिखते हो तुम लोग H2O2, और दूसरा क्या लिखते हो, ओजोन। ओजोन भी क्या है, ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह काम करती है ये भी, ध्यान रखना। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुम लोग लिखते हो H2O2, और साथ ही साथ ओजोन को भी याद रखना। ठीक है, आई बात समझ में। ओजोन इज ऑल्सो हेवियर देन एयर और सोल्यूबल इन वाटर। क्या है, ओजोन हवा से भारी होती है, देख सकते हो आप, इसका वो लिखना, मॉलिक्यूलर वेट लिखना कितना आ रहा है, 1648 है ना, 48 और इसका 29, तो ये हैवी है ना, याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं है। हैवी का तो आप यूं ही बता सकते हो, मैडम 48 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका 48 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 दूना 32, 16 48, 3 का गुणा कर दो। और एयर का मैंने आपको याद करवाया है 29, याद रखो, बहुत जगह काम में आएगा, और कहा भी था तुम्हें कि 29 होता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसका 48 आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्वियसली याद करने के, रटने जैसे काम, हर चीज रट के नहीं चलती है, रटने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लो पूछें कि ऑक्सीजन, ओजोन क्या ये हवा से भारी है, तो सभी के मॉलिक्यूलर वेट लिख दो,
तो पता चल जाएगा। हाँ भारी है 48 है मैडम इसका, और एयर का 29 है। हाँ ये भी भारी है, ऑक्सीजन भी भारी है, हाइड्रोजन हल्की है। क्यों? उसका तो 2 ही होता है और एयर का 29 है। आ गई बात समझ में? दोनों का देखो है ना, केमिस्ट्री में तो 12th का और 11th की केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना तो बहुत है, इतना हाई लेवल नहीं पूछते, और जितना पूछ रहे हैं वो मैं करवा रही हूँ। ज्यादातर तो केमिस्ट्री में 10th लेवल तक की केमिस्ट्री पूछी जाती है, समझ लो 30% होगा जो 12th का पूछेंगे, ठीक है, और जो भी पूछेंगे वो मैं करवा रही हूँ। ओजोन इज अ डाई मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है ये, बता सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। बाय चांस एग्जाम में पूछ ले कि ओजोन डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो ओजोन का क्या है, ओजोन में इलेक्ट्रॉन देख लेना और भर लेना कितने आएंगे, तो उस हिसाब से ये डाई मैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ओजोन क्या है? डाई मैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसके अलावा इसके यूजेस देख लेते हैं हम ओजोन के। कहा ओजोन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, है ना, इसको जीवाणु रहित, बैक्टीरिया रहित, कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन के साथ, क्लोरीन यूज करते हैं, ओजोन का भी यूज किया जाता है। पानी, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं ओजोन का, ठीक है। इसके अलावा इट इज यूज फॉर मेकिंग कैम्फर एंड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? कृत्रिम रेशम या कृत्रिम रेशा बनाने में या फिर कपूर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और पराबैंगनी विकिरणों से बचने में यह हमारी मदद करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है, जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको रोकती है ना। और बाय चांस पूछ ले, है ना, बाय चांस अगर पूछ ले कि कहाँ पर मिलती है ओजोन, तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर, एक रेंज बता देती हूँ, ये 20 किलोमीटर लिखा है, लेकिन 15 से लेकर 30 किलोमीटर हमारे, कहां से, हमारे जो पृथ्वी है इससे कितनी ऊपर है, कितनी ऊंचाई पर मिलेगी ओजोन? 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में मिलती है ओजोन, ध्यान रखना, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन किससे बन रही है? सनलाइट और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना, दोनों मिलाकर, मैंने बताया ना, ओजोन किससे बनती है? ओजोन ऑक्सीजन से ही तो बनती है, लेकिन अनस्टेबल है। और लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन ही ओजोन में कन्वर्ट होती है। और कहां पर मिलती है? हमारी हाइट से, मतलब हमारा जो धरती है, इससे 15 से 30 किलोमीटर ऊपर मिलती है, इस रेंज में मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। और कहाँ मिलती है? देखो 4-5 मंडल है, वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगी मैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारे जो मंडल हैं, इनमें से कौन से मंडल में ओजोन मिलती है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जीके में भी पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, बायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक तीनों से जुड़ा हुआ है। बताओ कहां पर मिल रही है ओजोन? कहां मिल रही है? समताप मंडल में मिल रही है। देखो डायग्राम में बताती हूं आपको, कौन सा मंडल है ये? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। मेन कंसंट्रेशन इसका इधर ही है, 15 से लेकर 20 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ये 50 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ, इससे नीचे ही होगी। इसके बाद मेसोस्फेयर, मध्य मंडल आ जाता है ना। ट्रोपोस्फेयर, चलो यहीं पर एक चीज अगर आ गई है तो मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ, बता देती हूँ कौन कौन से मंडल होते हैं। कौन कौन से मंडल होते हैं? क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, सबसे नीचे वाले को हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल। और इसके बाद कौन सा मंडल होता है? थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल, ताप मंडल होता है। और इसी ताप मंडल में आयनोस्फेयर पाया जाता है, आयन मंडल भी इसी में आयन मंडल होता है।
इसी में क्या होता है, आयन मंडल होता है। आयन मंडल किसका हिस्सा है, थर्मोस्फेयर का है। ठीक है, इसको हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी कि इसकी रेंज कहाँ है और कहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, कहाँ तक हवाई जहाज उड़ते हैं, कहाँ तक जेट विमान उड़ सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल एक क्लास लूंगी मैं एनवायरमेंट की, उसमें आपको सब रिवाइज करवा दूंगी, पढ़ा दूंगी। तो कहाँ मिली, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, O3। और बनती कैसे है, यहीं पर बनती है, मतलब हमारी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उपस्थित है वायुमंडल में, वो सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करेगी और ओजोन बनाएगी। और आजकल इसमें छेद हो रहा है, किसके कारण छेद हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा केमिकल पूछा जाता है एग्जाम में, हाँ, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो एंड एक्सो। इसके बाद तो एक्सो बाहर वाला, उसमें कोई वायुमंडल एटमोस्फेयर है ही नहीं। बताओ किसके कारण छेद हो जाता है, होल इन ओजोन ड्यू टू, ओजोन में छेद किसके कारण हो रहा है, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है ओजोन में छेद का कारण, बताओ बताओ फटाफट से, बहुत कॉमन है, सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है ना, याद आया, आया आया आया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, CFC कार्बन। इसके कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है। और कहाँ यूज की जाती है, CFC कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, किसमें यूज करते हैं इसका हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, आई थिंक रेफ्रिजरेटर है ना, AC और रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं CFC का। ठीक है, तो ये थी ओजोन के बारे में बातें, समझ में आ गई आपको, किसी को दिक्कत ओजोन से जुड़ी हुई। फॉर्मूला O3 होता है, त्रिक परमाणविक गैस है, ऑक्सीजन से ही बनती है और अनस्टेबल है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन में फिर से चेंज हो जाती है। और डार्क ब्लू कलर होता है इसका, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, ठोस है, द्रव है, गैस में थोड़ा सा कलर में परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करती है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन पराक्साइड, जैसे कि हाइड्रोजन पराक्साइड करता है। H2O2 सॉल्यूबल होती है वाटर में और हेवी होती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में आती है, पानी को जैसे कि हम क्लोरीन का यूज करते हैं उस तरह से ओजोन का भी किया जाता है, कीटाणु नाश, पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कपूर और आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो इससे बनाया जाता है, हाँ, रेफ्रिजरेटर में। और पराबैंगनी विकिरण से ये हमें बचाती है, लगभग 20 किलोमीटर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, किसी को दिक्कत है आज इसमें, अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीजन की क्लास, इतना ही आपको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम दूसरी जो गैसें हैं, नाइट्रोजन वगैरह, ये कंप्लीट करेंगे। अग्निवीर टेक्निकल की भी बैच है जिसमें अभी करेंटली जीके और मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअल डीप में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जो फैसिलिटी नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को वही के वही टेक्निकल के बच्चों को, टेस्ट सीरीज डलती जा रही है। एग्जाम तक आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, कोशिश की जा रही है 50 तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दें आपको। अभी 8 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मैं पुटअप कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ एप्लीकेशन में, तो टेस्ट सीरीज भी है आपको, बैच के साथ साथ आपकी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। हर हफ्ते हम मंडे को पेपर सॉल्व करते ही हैं, और इसके अलावा ओरिजिनल पेपर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अभी PYQs प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तो हर एक सब्जेक्ट की है ही है। रिवीजन बैच आपको फ्री में मिलेगा जो जनवरी में होगा, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स का रिवीजन करा जाएगा। सारे क्वेश्चन मिला के आपको इतने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के मिला के इतने प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैलिडिटी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, कभी भी हो, तब तक बैच आपके पास रहेगा। बैच का प्राइस बहुत कम है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है EME499।
रिजनेबल है। कूपन कोड इतना लगाओगे तब आपको 499 में बेच मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।